बारिश में नाव पर व्यापार और गांव। सुबह का समय, दूर खेतों में हरे भरे धान की बालियां झूम रही हैं। बच्चे तालाब में खेल रहे हैं। औरतें चौपाल पर बैठकर सब्जी काट रही हैं, गीत गा रही हैं। अचानक आसमान काला होने लगता है, बादल गरजते हैं, हवा तेज चलने लगती है। अरे ओ मालती, देखो फिर से आसमान घिराया है। अब की बार तो ज्यादा ही जल्दी बरसात शुरू हो गई। हाँ अम्मा, बादल बहुत भारी हैं। लगता है अब की बार पानी जल्दी झरेगा। बच्चे खेलते खेलते चिल्लाने लगते हैं। देखो, बिजली गिरी, बादल गरज रहे हैं। गांव के मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। रामू काका, शिवनंदन और लल्लन दादा आसमान को देखते हैं। हर साल यही होता है। जून आते ही काले बादल छा जाते हैं, फिर 3 महीने तक घर खेत सब डूब जाता है। हाँ, और हम लोग जानवर, राशन सब बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार तो हालात और खराब लग रहे हैं। सुनो साहब, हमें तैयारी करनी होगी। बरसात अब रुकने वाली नहीं। 3 महीने काम धाम छोड़कर बस घर में ही नहीं बैठ सकते हैं हम सब। महीना अभी शुरू हुआ है, हमारे पास कुछ दिन हैं, हम इनमें ही कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे बारिश शुरू होती है। औरतें कपड़े समेटती हैं, बच्चे अंदर भागते हैं। बारिश पहले हल्की, फिर तेज होती है। गांव की गलियां पानी से भरने लगती हैं। घरों के आंगन में कीचड़ भर जाता है। अरे, आंगन में पानी भर गया। जल्दी जल्दी सब बर्तन और अनाज भीतर कर लो। देखो, नहर का पानी भी गांव में घुस आया है। अब तो लग रहा है घर डूब जाएंगे। डरो मत, हर बार की तरह हम रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। गांव में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ सिर्फ बारिश और पानी। बच्चे डर कर अपनी माओ से लिपट जाते हैं। बूढ़े लोग घुटनों में हाथ रखकर आसमान देखते हैं। ये पानी तो 3 महीने तक रहेगा, लेकिन अब की बार हमें नाव का सहारा लेना पड़ेगा। पानी भरने की वजह से हम 3 महीने रुक जाते हैं। बारिश को लगातार 3 दिन हो गए। आसमान धुंधला है। गांव की गलियों में कमर तक पानी भर गया है। औरतें चौपाल पर इकट्ठी होती हैं, लेकिन अब चौपाल आधा पानी में डूबा है। हे भगवान, हर साल यही हाल होता है। घर आंगन सब डूब जाता है। खाना बनाने तक की जगह नहीं बचती। और देखो, बच्चों को कहाँ रखें? छत पर बैठाकर दिन गुजारना पड़ेगा। रात को मच्छर खाते हैं, ऊपर से छत भी गीली ही रहती। मर्द लोग तो नाव पर बैठकर मछली पकड़ लेंगे, लेकिन हम औरतें न घर रहेंगी न चूल्हा। कैसे काटेंगे 3-3 महीने? अगर घर डूब ही जाना है तो क्यों ना हम घर को ही नाव पर चढ़ा दें। अरे, ये कैसी बात कर दी? नाव पर घर, वो भी पूरा का पूरा। सुनो बहनों, हर साल हम छत पर चढ़कर बाढ़ झेलते हैं। राशन खत्म हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। अगर हम सब मिलकर बड़ी बड़ी नावें बनाएं और उस पर छप्पर डालकर झोपड़ी बना लें, तो हमारा घर पानी में डूबेगा नहीं। ऐसा जापानी लोग करते हैं। जापान में भी खूब बारिश आती है, लेकिन वहाँ का रहन सहन चलता ही रहता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। 3 महीने अपनी जिंदगी को रोकना बड़ी बात है। बच्चों की पढ़ाई, हमारा रोजगार सब रुक जाता है। अगर नाव पर हम गांव बसाएंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। तो तय रहा, हम सब अपने पतियों से कहेंगे नाव बनाओ। इस बार गांव पानी में नहीं डूबेगा, बल्कि पानी पर तैरता गांव बनेगा। गांव की बहुएं ये सुझाव अपने अपने पतियों को बताती हैं और सबकी मदद मांगती हैं। अब मरता क्या ना करता, मुसीबत में सब आदमी लोग भी जुट जाते हैं। अरे भाई, अगर नाव मजबूत न बनी तो पूरा घर डूब जाएगा। काम जल्दी और सही होना चाहिए। हाँ काका, इस बार नाव सिर्फ नदी पार करने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए बनेगी। बेटा लोग, याद रखो, ये नाव ही अब हमारा घर है। जितनी मजबूत नाव बनाओगे, उतना सुरक्षित हमारा परिवार रहेगा। ओ सुनो, लकड़ी कम पड़ गई तो हमारे दरवाजे खिड़कियां भी ले लो। बस नाव तैयार होनी चाहिए। हाँ, छप्पर के बांस भी ले लो। छत तो वैसे भी डूब ही जाएगी। औरतों की आवाज सुनकर पुरुष और जोश से काम करने लगते हैं। हथौड़े की ठक ठक, लकड़ी के टकराने की आवाज और बारिश की बूंदें सब मिलकर माहौल को मेहनत और संघर्ष का रंग दे देते हैं। देखो, नाव तैयार हो गई, इसमें पूरा परिवार बैठ सकता है। हाँ, और अगर ऊपर छप्पर डाल दे तो ये नाव घर जैसी लगने लगेगी। देखो, हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। चूल्हा छोटा कर दिया है ताकि नाव पर रखा जा सके। राशन की बोरियां भी बांध दी गई हैं। नाव को पानी में धकेलते हैं। नाव धीरे धीरे तैरने लगती है। सबके चेहरे पर खुशी है। बच्चे खुशी से नाव पर चढ़ जाते हैं और हाथ हिलाते हैं। अरे देखो, हमारा घर तैर रहा है।
सच है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। सुबह का समय, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। घरों की छतें पानी से झांक रही हैं। एक बड़ी नाव पर छप्पर डला हुआ है। अंदर लोग बैठे हैं। यही नया नाव वाला गांव है। औरतें चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हैं। बच्चे कोने में बैठे हैं। उनके हाथ में मछली पकड़ने का कांटा है। बूढ़े लोग खाट पर बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं। अरे धुआं कितना हो रहा है। इस छोटे चूल्हे पर रोटी सेकना भी एक अलग लड़ाई है। लेकिन अब यही तो घर है। पानी में डूबने से अच्छा है कि धुएं में ही सही, रोटी तो मिल रही है। देखो माँ, हमारी नाव तो चूल्हे जैसी हिल रही है। मजा आ रहा है। हाँ, लगता है जैसे पूरा गांव समंदर में तैर रहा है। बच्चों की हंसी सुनकर माहौल हल्का हो जाता है। औरतें भी मुस्कुराने लगती हैं। बाहर पुरुष जाल फेंककर मछली पकड़ रहे हैं। अरे वाह, इतनी मछलियां तो नदी में भी नहीं दिखती। सही कहा काका, बाढ़ ही हमारा भोजन बन जाएगी। चावल हमारे पास पहले से है, मछली ये नदी दे रही है। भूख से तो अब कोई नहीं मरेगा। बारिश और बाढ़ जब भी आती है, पानी की वजह से मछलियां बहुत हो जाती हैं। रात का समय, आसमान और भी भारी हो गया है। हवा तेज चल रही है। नावें पानी की लहरों से हिल रही हैं। अंदर सब सोए हुए हैं, लेकिन अचानक बिजली कड़कती है। बच्चे डर कर उठ जाते हैं। माँ, नाव डूब जाएगी क्या? नहीं बेटा, डरो मत। ये नाव हमारा किला है। कोई लहर हमें नहीं डुबो सकती। बाहर पुरुष नाव को और कसकर बांसों से बांधने लगते हैं। शिवनंदन रस्सी खींच रहा है। रामू काका नाव को संभाल रहे हैं। हवा इतनी तेज है कि छप्पर हिलने लगता है। अरे छप्पर को पकड़ो वरना उड़ जाएगा। सब मिलकर छप्पर दबाते हैं। औरतें भी नाव से रस्सी पकड़कर मदद करती हैं। बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। देखो, डरना नहीं है। ये सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नाव बच जाएगी। तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन अगले दिन एक और समस्या सामने आती है। पानी गंदा हो चुका है। नाव पर एक बच्चा खांस रहा है और बुखार से तप रहा है। अरे रामू, ये बबलू को क्या हो गया? शरीर तो जल रहा है। हाय दैया, अब बीमारी का कहर शुरू हो गया। डॉक्टर कहाँ से लाएं? सब जगह तो पानी ही पानी है। डरो मत सब लोग, इलाज यही होगा। हमारे पास दवाई कम है, लेकिन काढ़ा और घरेलू नुस्खे बना सकते हैं। अगर हम हार गए तो ये नाव बेकार हो जाएगी। वो नाव के कोने में तुलसी, अदरक और मसाले से काढ़ा बनाती है। औरतें मदद करती हैं। बच्चे को धीरे धीरे काढ़ा पिलाया जाता है। अरे देखो, बबलू का पसीना निकलने लगा। शायद अब बुखार उतर जाएगा। सुनो सब लोग, यही असली लड़ाई है। बाढ़ से नहीं, बीमारी और डर से हारते हैं लोग। लेकिन अगर हमारे औरत बच्चे हिम्मत दिखाएंगे तो कोई हमें नहीं हरा सकता। यही नहीं, बल्कि अब हमें और नावें बनानी होंगी, क्योंकि एक नाव पर गांव बसेगा तो तैर ही नहीं पाएगी। ज्यादा नावें होंगी तो हम सब उसमें आराम से रह भी सकते हैं और जरूरत के लिए यहाँ वहां जा भी सकते हैं। सब लोग सिर हिलाते हैं। नाव पर फिर से जीवन की हलचल शुरू हो जाती है। ऐसे ही कई और नावें बनाई जाती हैं। धीरे धीरे हर परिवार का अपना नाव का घर हो जाता है। याद रखना, नाव सिर्फ लकड़ी की नहीं होती। नाव हिम्मत और भरोसे से बनती है। जब तक भरोसा है, हम डूबेंगे नहीं। आसमान साफ है। 3 महीने की बारिश और बाढ़ अब थम चुकी है। पानी धीरे धीरे उतर रहा है। दूर गांव के जमीन और खेत दिखाई देने लगे हैं। नाव पर बैठे लोग उत्साह और राहत से भरे हुए हैं। अरे देखो, पेड़ों की जड़ें दिखने लगी। अब तो गांव फिर से बाहर आ जाएगा। सच, अब हम फिर से मिट्टी पे खेल पाएंगे। 3 महीने तक यही नाव हमारा घर थी। न जाने कितना डर और दुख देखा, लेकिन अब लगता है जैसे नई जिंदगी मिल रही है। हाँ, नाव भी हमारी यादों का हिस्सा बन गई है। अब मिट्टी का घर भी होगा और पानी का घर भी। पुरुष नाव को किनारे की ओर धकेलते हैं। नाव जमीन से टकराती है। सब लोग खुशी से उतरते हैं। बच्चे मिट्टी पर लौटने लगते हैं। औरतें जमीन को छूकर माथे पर लगाती हैं। सुनो सब लोग, नाव ने हमें सिखाया कि डर से भागने से अच्छा है उसका सामना करना। अगली बार बाढ़ आएगी तो हम पहले से तैयार रहेंगे। हमारा गांव मिट्टी पर भी रहेगा और पानी पर भी। बाढ़ हर साल आती है, घर उजाड़ देती है, खेत बहा ले जाती है, पर जिनके दिल में हिम्मत हो, जिनके पास नाव जैसी सोच हो, उन्हें कोई तूफान नहीं हरा सकता,
क्योंकि गांव मिट्टी का हो या पानी का, असली गांव तो लोगों की एकता और उम्मीद से बसता है। बरसात में ऊपर अमीर बहू का पक्का और नीचे गरीब बहू का मिट्टी का कमरा। बरसात की पहली फुहारें गांव के कच्चे रास्ते पर गिरने लगती हैं। बच्चे छतों पर खेलने लगते हैं। पहली बरसात तो सबके लिए खुशियां ही लेकर आती है, लेकिन राधा इस बात से खुश नहीं होती है। फिर से बरसात का मौसम शुरू हो गया। अब वापस हम गरीबों का हाल बेहाल हो जाएगा। राधा बारिश को देखकर काफी परेशान हो रही होती है। वहीं राधा की जेठानी ऊपर वाले कमरे में बरसात का लुफ्त उठा रही होती है। कविता अपने पक्के कमरे में खिड़की से मुस्कुराती है। देखो रोनित, मौसम कितना प्यारा है। यहाँ आओ, देखो मैंने गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं। चलो पकोड़े खाओ। माँ, आप कितनी अच्छी हो। मौसम जरा सा क्या बदलता है, आप तो मौसम को देखते हुए नाश्ता लगा देती हो। ऐसी बारिश में तो हर किसी का मन चाय पकोड़े के लिए ललचाता है। हाँ, तभी तो मैंने हमारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं। और जब हम अमीर हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हम किसी भी चीज के लिए अपने मन को क्यों मारे। अरे हमारा जो मन करेगा हम तब वो खाएंगे ना। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। पकोड़े बहुत ही अच्छे बने हैं। यहाँ अमीर माँ बेटे दोनों ही बरसात और पकोड़े का भरपूर आनंद ले रहे होते हैं। तो वहीं नीचे राधा अपनी मिट्टी की दीवार बोरे से ढक रही होती है ताकि पानी अंदर न आए। गुड़िया खांसने लगती है। अरे गुड़िया, जल्दी से ये बाल्टी रख, वरना फिर से अंदर पानी भर जाएगा। एक तो बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अरे हमें पता चल गया है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। माँ, मौसम काफी ठंडा हो गया है, इसलिए हमारा घर तो फ्रिज की तरह हो गया है। मुझे काफी ठंड लग रही है, मेरे तो कपड़े भी भीग गए। गुड़िया बेटा, मैंने तभी तो तुझे कहा था ना कि बाहर बारिश में मत खेलने जा। माँ, मेरी सारी दोस्त बाहर बारिश में मजे कर रहे थे, खूब खेल रहे थे। उन्हें खेलता देखकर मेरा भी मन हो गया। 2 जोड़ी ही तो कपड़े हैं, जो पहने हैं वो गीले हो गए और पहले वाले अभी तक सूखे नहीं। कोई बात नहीं, मैं अपनी साड़ी से ही तेरे लिए फ्रॉक बना देती हूँ। राधा बारिश में काफी मुश्किलों का सामना करके अपनी बेटी के लिए फ्रॉक बनाती है। तभी पड़ोस से रामू काका आवाज लगाते हैं, कविता बहू, पकोड़े की खुशबू आ रही है, जरा इधर भी भेज दो। रामू काका गरीबों के लिए नहीं है, ये पकोड़े ऊपर वालों के लिए है। माँ, बड़ी माँ हमारे बारे में देखो कैसे मजाक बना रही है। कोई बात नहीं बेटा, अरे उनके मजाक बनाने से क्या हो जाएगा। हम तो नीचे इस गच्चे घर में भी खुश है ना। माँ, मेरा भी मन कर रहा है पकोड़े खाने का। बेटा, खाना बनाने की तो जगह है नहीं, पकोड़े कैसे बनेंगे। कोई बात नहीं माँ, पकोड़े खाना इतना भी जरूरी नहीं है। चलो हम घर से पानी निकालते हैं, मेरी किताबें गीली हो जाएगी तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। मेरी बेटी कितनी समझदार है। और ये राधा वो समझदार नहीं है, बल्कि वो जानती है कि उसके माँ बाप उसे 2 वक्त का खाना भी सही ढंग से नहीं खिला पा रहे। पकोड़े क्या खाक खिलाएंगे। मुझे तो गुड़िया पर तरस आता है, वो भी सोचती होगी उसके माँ बाप कैसे हैं। अच्छा ये तो बता दो कि बरसात का मजा ले रही हो या नहीं। राधा चुपचाप कविता की सारी बात सुनती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उन दोनों की सास सरोज ये सब देख रही होती है। ऐसे ही अब बरसात का मौसम चल रहा था और बारिश की वजह से एक बहू तो अपने पक्के कमरे में ऐश से रह रही थी, लेकिन दूसरे की परेशानी हर दूसरे दिन बढ़ रही होती है। कुछ दिनों बाद बारिश काफी तेज हो रही होती है। राधा के कमरे में पानी घुस आता है। गुड़िया को भी तेज बुखार होता है। हे भगवान, न दवाई है न सूखी जगह, कहाँ ले जाऊं इसको। बहू तू चिंता मत कर, मुझे दे दे गुड़िया को, मैं उसे अपनी गोद में सुला देती हूँ। माँ जी, पानी काफी भर रहा है, आप पहले खाना खा लीजिए, बारिश तो रुकने से रही। तब तक मैं ही गुड़िया को लेकर ऊपर जेठानी जी के कमरे में चली जाती हूँ। राधा गुड़िया को गोद में लेकर ऊपर कविता के दरवाजे पर दस्तक देती है। कविता दीदी, थोड़ी देर के लिए बस गुड़िया को ऊपर सोने दो, बहुत बुखार है और नीचे कहीं जगह भी नहीं है। हमारे कमरे में कीचड़ वाले पैर लेकर तुम आ गई, सोफे और कारपेट भी गंदे कर दिए। जाओ। दीदी ऐसे मत कहिए, काफी ज्यादा बारिश हो रही है। अगर गुड़िया को बुखार नहीं होता तो मैं यहाँ आती भी नहीं। अरे गुड़िया को बुखार है तो उसमें मैं क्या करूँ, मेरा कमरा पक्का है, तो इसका क्या तुम अब फायदा उठाओगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाओ नीचे।
कविता राधा और गुड़िया को बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। राधा लौट जाती है, लेकिन गुड़िया को खांसी, बुखार और तेज हो जाता है। उसी समय रामू काका एक पुराना कंबल दे जाते हैं। अरे राधा बहू, ये लो, ये कंबल ओढ़ दो। ये कंबल ओढ़ा दो गुड़िया को। कल रात में भी गुड़िया को बुखार था। किसी को बच्ची की फिक्र भले ही ना हो, मुझे जरूर होती है। काका, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों कह रही हो बेटा? गुड़िया मेरी पोती की तरह ही तो है, और वैसे भी उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। अगले दिन बारिश थमती है। राधा का कमरा कीचड़ से भर चुका होता है। वो बाहर साफ सफाई में लगी थी। कविता ऊपर से देखती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। नीचे तो लगता है तालाब बन गया। राधा, तुम्हारे घर में मछलियाँ तैरती हैं क्या? बहू, अगर तू अपनी देवरानी की कुछ मदद नहीं कर सकती तो मत कर, लेकिन ऐसे उसकी बेइज्जती मत कर। माँ जी, आप भी क्या राधा के साथ ऐसे मुश्किल में रह रही हो? आप मेरी भी तो सास हो, और मेरे कमरे का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। अब ऊपर आ जाओ। तेरा कमरा पक्का जरूर है, लेकिन तेरा दिल बहुत छोटा है, जो अपनी देवरानी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक बनाए। मैं उसे अपने लिए तो कोई उम्मीद कर भी नहीं सकती। जैसी आपकी मर्जी। राधा के मिट्टी के कमरे में कभी वो सुख नहीं मिल पाएगा जो मेरे पक्के कमरे में है। राधा कुछ नहीं कहती, बस बाल्टी से कीचड़ बाहर फेंकती है। तभी रामू काका आस पड़ोस के लोगों के साथ वहां आते हैं। राधा, हम सब मिलके कमरा साफ करवाते हैं, अकेली कैसे करेगी? धन्यवाद काका, आप लोग पड़ोसी हो, लेकिन परिवार से बढ़कर हो। सब पड़ोसी मिलकर राधा का कमरा साफ करते हैं। कुछ दिनों बाद रोनित नीचे की तरफ जा रहा होता है। तभी वो उदास गुड़िया को देखता है। माँ, मैं नीचे गुड़िया के साथ खेल लूं? नहीं बेटा, नीचे कीचड़ है। पर माँ, गुड़िया मेरी बहन है। उसने मेरे लिए पिछली बार मिट्टी की कार बनाई थी, और वो भी तो खेल ही रही है ना। मैंने मना किया है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? कविता बहू, क्यों तू बच्चे पर गुस्सा कर रही है? उसका मन है तो जाने देना। आप हमारे घर के मामले में बोलने वाली होती कौन है? मैंने 2-4 बार आपसे हंसकर बात क्या कर ली? आप तो सर पर ही चढ़ रहे हो। रोनित मेरा बेटा है। माँ, वैसे तो आप बड़ों से तमीज से बात करना सिखाती हो, और अब खुद काका से ऐसे बात कर रही हो। मैं जा रहा हूँ गुड़िया के साथ खेलने। रोनित बिना अनुमति लिए रोनित नीचे चला जाता है और गुड़िया को एक पैकेट बिस्किट भी देता है। ये सब राधा देखकर मुस्कुराती है, लेकिन ये कविता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये गरीब राधा और उसकी बेटी अपनी औकात से बाहर आ रहे हैं। मुझे इन दोनों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। कविता को अपनी गरीब देवरानी से बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। कुछ दिनों बाद रात के समय जोरदार आंधी और तूफान आता है। बिजली गुल हो जाती है। आंधी तूफान की वजह से कविता की पक्की बालकनी की दीवार हिलने लगती है और वहीं रोनित पर गिरने वाली होती है कि तभी राधा उसे पीछे खींच लेती है। रोहित बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रोनित काफी डरा होता है। कविता बाहर आकर देखती है और बालकनी की दीवार टूटी होती है, तो उसे काफी गुस्सा आता है। ये क्या राधा, तुम ऐसी हरकत करोगे मुझे नहीं पता था। तुम्हारा खुद का कमरा कच्चा है तो तुमने मेरी पक्की बालकनी को तोड़ दिया। तुम गरीब होते ही ऐसे हो। खुद तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन दूसरों से हमेशा जलते रहते हो। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए। अब भी कुछ सुनना बचा है क्या? जो मैंने देखा वो सब काफी नहीं था। सरोज और आस पड़ोस के लोग भी वहाँ भाग कर आते हैं। आप सब मुझे पत्थर दिल बोलते हो ना? देख लो इस राधा की हरकत, इसने मेरी बालकनी तोड़ दी, और वो भी जब रोनित यहाँ था। अगर रोनित को कुछ हो जाता तो? माँ, ऐसे कुछ भी नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि अगर चाची सही समय पर नहीं आती तो मुझे सच में कुछ हो जाता। क्या मतलब है तेरा? मैं यहाँ बालकनी के पास खड़ा था। इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा था कि बालकनी टूट गई। वो तो चाची सही समय पर आ गई और उन्होंने मुझे पीछे खींच लिया, वरना। कविता, तूने हमेशा अमीर गरीब का फर्क किया है, लेकिन राधा के लिए रोनित उसका अपना बेटा है। माँ जी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा ही राधा को नीचा दिखाती रही। वो मुश्किल में हुई तो उसका मजाक बनाया, लेकिन आज उसने मेरे बेटे के लिए जो किया है, इस बारिश में मेरा दिल भीग गया। मुझे माफ कर दो राधा। दीदी, मुझे तो हमेशा से ही एक परिवार चाहिए था।
मेरे लिए आप बड़ी बहन की तरह हो, तो अब से हम बहनों की तरह ही एक घर में रहेंगे। ऊपर नीचे का नहीं, बल्कि हमारा पूरा घर पक्का होगा। अब मेरा घर घर जैसा लग रहा है। बरसात में हर बार सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कभी कभी दिलों की दीवारें भी गिरा देती हैं और वहीं से रिश्ता पनपता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। और इसी के साथ अंत में कविता और राधा के बीच अमीर गरीब का फर्क दूर हो जाता है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं।